स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एंड वेलकम टू स्टडी IQ IAS। मेरा नाम है अमृत उपाध्याय और आज सबसे खास मेहमान हमारे साथ हैं। IAS की परीक्षा में सबका सपना होता है कि 21 साल की उम्र में ये परीक्षा निकल जाए तो क्या बात है। फिर मेरे साथ मृदुल शिवहरे हैं जिन्होंने मात्र 21 साल की उम्र में इस परीक्षा को निकाला है। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई मृदुल। थैंक यू सो मच सर। और इनके साथ बातचीत बहुत खास होने वाली है क्योंकि 21 साल की एज में पहला अटेम्प्ट और इतनी अच्छी सफलता मिली है आपको। सबसे पहले तो मैं इस पूरी जर्नी को समझना चाहूँगा कि आखिर तैयारी कब से शुरू की कि 21 साल 21.5 साल में आपने रिजल्ट दे दिया। सर आफ्टर क्लास 12th ओनली आई डिसाइडेड कि मुझे सिविल सेवा में जाना है और सेकेंड ईयर के बाद जो एग्ज़ाम हुए उसके बाद मैंने तैयारी करी सिविल सेवा परीक्षा की और जो लास्ट ईयर BA कंप्लीट हुआ इसके बाद मैंने एग्ज़ाम दिया और फॉर्चुनेटली मेरा पहला अटेम्प्ट में हो गया है। ठीक है, तो मतलब सेकेंड ईयर में आपने पढ़ाई शुरू की, सोचा कब था? सर आफ्टर 12th ओनली। आफ्टर 12th आपने सोच लिया था और पढ़ाई आपने शुरू की सेकेंड ईयर से। तो अगर थोड़ा और विस्तार में बात करें तो कैसे कैसे पढ़ाई की आपने? 12th कहाँ से किया, फिर जब आपने सेकेंड ईयर में तैयारी शुरू की तो किस तरीके से आगे बढ़े? सर मेरी जो स्कूलिंग दतिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश से ही हुई है और फिर उसके बाद मैंने BA किया है पॉलिटिकल साइंस में अरिहंत कॉलेज इंदौर से। सर एक्चुअली उसमें IIT में जाने का मौका मिला था लेकिन मैंने डिसाइड किया कि मुझे जाना है सिविल सेवा की तरफ, तो मैंने BA किया पॉलिटिकल साइंस में और मैंने ठाना कि अब 12th के बाद तैयारी स्टार्ट कर दूँ। लेकिन सर उसमें एज काफ़ी कम थी तो पढ़ाई स्टार्ट तो करी लेकिन उतनी हो नहीं पाई। लेकिन सर सेकंड ईयर में जब मैं आया तो मैंने अच्छे से सिलेबस उठाई UPSC का, प्रॉपर उसकी नोट मेकिंग स्टार्ट करी और फिर मैंने कोचिंग करी ऑप्शनल सब्जेक्ट की दिल्ली में आकर। और सर दिल्ली में आते ही मेरी तैयारी एक अच्छी बेस पर स्टार्ट हुई और सर ये अच्छी बात है कि मेरा प्रथम प्रयास में ही हो गया है क्योंकि लास्ट ईयर मेरा ग्रेजुएशन हुआ है और इस साल सिलेक्शन हो गया। ये अच्छी ही नहीं, बहुत अच्छी बात है और सबका सपना होता है। मैं कुछ ही लोगों से मिला हूँ जिन्होंने 21 साढ़े 21 साल में ये कामयाबी हासिल की है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि आपने उस पूरे, अब अगला PT तो नहीं देना पड़ा होगा? नहीं सर। ठीक है, आप ऑलरेडी IAS के लिए सेलेक्ट हो ही जाएंगे, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं अब चाहूँगा कि आप जो लोग वीडियो देख रहे हैं, जो कैंडिडेट्स तैयारी कर रहे हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए बताइए कि फर्स्ट अटेम्प्ट, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो 12th के बाद सपना देखते हैं IAS बनने का, तो उस रूट को भी बताइए कि तैयारी शुरू करने के लिए अभी मान लीजिए कोई 12th में है, उसको क्या करना चाहिए? फर्स्ट ईयर में है तो कैसे तैयारी शुरू करनी चाहिए? सर पहले तो मेरा मानना है कि जो अभी CUT स्टार्ट हुआ है पहले आप CUT अच्छे तरीके से दें ताकि आपको अच्छा कॉलेज मिल सके, क्योंकि सर कॉलेज का बहुत बड़ा रोल है पर्सनालिटी ग्रूमिंग में। जैसे ही आप अच्छे कॉलेज में जाएंगे आपको अच्छे कलीग्स मिलेंगे, अच्छे टीचर्स मिलेंगे, अच्छे रूममेट्स मिलेंगे, अच्छे फ्रेंड्स मिलेंगे। तो सर सेकंड ईयर आई थिंक इज़ द राइट टाइम टू स्टार्ट विद प्रिपरेशन। और सर मेरा मानना ये है कि पहले आप बेसिक्स तैयार करें, फॉर एग्जांपल पॉलिटी और इकोनॉमी के। सर उसका एक स्ट्रेटेजिक रीज़न ये है कि अनटिल अनलेस आपको वो नहीं आते हैं आप अखबार नहीं पढ़ सकते हैं सर, बिकॉज जो न्यूज़ आती है कोई भी आप हिंदू पढ़ते हैं, एक्सप्रेस पढ़ते हो, उसमें एग्जाम्पल से रेपो रेट है। इफ़ यू डोंट नो व्हाट इज रेपो रेट देन RBI इज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, यू डोंट नो व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ दिस। ठीक है, समझ ही नहीं आएगा। तो सर मेरा मानना ये है कि जब आप तैयारी स्टार्ट करें पहले आप बेसिक्स पे जाइए, पॉलिटी, इकोनॉमी और IR के, क्योंकि सर अखबार इज़ द हार्ट एंड सोल ऑफ दिस प्रोसेस। एंड सर अखबार तक समझ आएगा आपको ये बेसिक कंटेंट तैयार होंगे आपके, तो प्लीज़ आप पॉलिटी, इकोनॉमी और IR पे जाइए, देन यू स्टार्ट विद प्रिपरेशन। ठीक है, तो जो लोग नया तैयारी करना शुरू कर रहे हैं उनके लिए है कि आप बेसिक चीज़ें पढ़ लीजिए। NCERT पढ़ना ज़रूरी है या कुछ इस तरह से जो बुक्स हैं उनसे तैयारी कर लें? सर मैंने NCERT अगर पॉलिटी इकोनॉमी तैयार ही करना हो तो कैसे करें? यस सर। सर मैंने पॉलिटी पढ़ी है लक्ष्मीकांत बुक से स्टार्टिंग में, और सर जो NCERT क्लास 11 की काफ़ी अच्छी NCERT है सर, वो ज़्यादा काम में आती है मेंस परीक्षा में एज़ कम्पेयर टू प्रीलिम्स। और सर कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छे दिए गए हैं लक्ष्मीकांत में। ठीक है, तो सर मेरा मानना है कि अगर कोई एस्पिरेंट तैयारी स्टार्ट करना चाहता है तो वो लक्ष्मीकांत से स्टार्ट करे पॉलिटी के लिए। और सर इकोनॉमी के लिए एक NCERT आती है क्लास 11th और 12th की, 2 NCERT आती हैं, ठीक है, आप वो करिए। प्लस कुछ अच्छी वीडियोस डले हैं टेलीग्राम पे या फिर यूट्यूब पे। सर बेसिकली बात है कॉन्सेप्ट्स की, आपको जहाँ समझ में आए वहाँ से करिए। और जैसे ही आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है, फिजिकल पॉलिसी क्या होता है, तो सर आपको जो न्यूज़पेपर में न्यूज़ आती है वो आप उसको कर पाएंगे अप्रिशिएट।
कि सपोज इन्फ्लेशन क्यों आ रहा है, कोविड-19 क्या इम्पैक्ट पड़ा है इकोनॉमी के ऊपर, रशिया यूक्रेन क्या इम्पैक्ट पड़ा है इकोनॉमी के ऊपर। तो सर आई फील आप पहले ये तैयार कीजिए एनसीईआरटी से प्लस एम लक्ष्मीकांत बुक से, और सर फिर शिफ्ट करिए आप हिस्ट्री और ज्योग्राफी के ऊपर, क्योंकि सर हिस्ट्री और ज्योग्राफी में काफ़ी रिलेवेंस है एनसीईआरटीज़ का। सर क्लास 11-12 की जो एनसीईआरटी से काफ़ी ब्यूटीफुली रिटर्न है वो हिस्ट्री ज्योग्राफी के लिए। तो पहले आप ये करिए, फिर जाइए हिस्ट्री ज्योग्राफी के ऊपर जाइए, तो आपको काफ़ी जो सिलेबस का ब्रॉड पोर्शन आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, ये तो बेसिक लेवल की आपकी तैयारी हो गई। फिर अब आपने किस तरीके से तैयारी की थी? पीटी को लेकर आपकी क्या स्ट्रेटजी थी? सर मेरी तैयारी के दौरान मेरा यूएसपी रहा है R&D ऑन द PYQs। जो पहले क्वेश्चन पूछे गए हैं मैंने उस पर अच्छे से R&D कर रखी थी कि सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं। सर अगर बात करें पीटी एग्ज़ाम की, सर पॉलिटी 18 क्वेश्चन आते हैं, सीमेज द इकोनॉमी एंड सर मॉडर्न से आते हैं 5 से 7 क्वेश्चन, एंड सर आर्ट एंड कल्चर प्लस मिडिवल प्लस एंशियंट वर्थ अराउंड 10 क्वेश्चन एंड 20 क्वेश्चन ऑफ एनवायरनमेंट। सर ये अराउंड आपके कवर करते हैं 75 to 80 क्वेश्चन, और सर कट हो जाते हैं 90 मार्क्स। सर मैंने तैयार किया कि पहले पॉलिटी और इकोनॉमी, इसमें इतनी अच्छी एक्यूरेसी हो कि अच्छे सारे मार्क्स सारे क्वेश्चन कवर ही हो जाए ऑलमोस्ट ठीक है। 95%। सर फिर मैंने तैयार किया हिस्ट्री। सर मैंने नोट्स बनाए थे मेडिवल हिस्ट्री के, एंशियंट के और कल्चर के, जो मुझे डायरेक्ट काम में आया एग्जाम में। अच्छा। और सर इन्वायरमेंट आजकल काफ़ी पूछा जा रहा है एग्जाम में, पीटी एग्जाम में स्पेशली। सर जनरली मैंने देखा है जो मिसकंसेप्शन सोसाइटी में है कि एक कोई किताब है उससे कवर हो जाता है इन्वायरमेंट। सर मेरा मानना ये है कि कुछ 5-7 क्वेश्चन ही आते हैं इन्वायरमेंट में, 5-7 तरह के क्वेश्चन आते हैं। सर आई विल टू गिव एन एग्जांपल फॉर दिस। सपोज एनटीसीए बॉडी है, ठीक है। क्या वो स्ट्रेटरी है कॉन्स्टिट्यूशनल है, उसका चेयरमैन कौन होता है, वो कौन से एक्ट के अंदर बनाई गई है। सर एक क्वेश्चन ये आते हैं बॉडीज के, फिर आते हैं कन्वेंशन किससे संबंधित है, एक्स टर्म इन द न्यूज़, ग्रीन वॉशिंग इन द न्यूज़। सर कोई एक्स टर्म है सपोज नॉइस पॉल्यूशन, वो किस एक्ट के अंदर डील होता है। सर ये 5 तरह के क्वेश्चन आते हैं एनवायरनमेंट में एज कम्पेयर टू थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट। सर सेम इसमें भी कहूँगा, मैंने 25 के में नोट्स थे मेरे पास, उसमें 8 क्वेश्चन आए थे। अच्छा। हाँ तो सर मैं कहूँगा मेरा जो यूएसपी रहा है इस पूरी परीक्षा के दौरान, वो सिर्फ और सिर्फ मेरे खुद के नोट्स रहे हैं, स्पेशली मेंस एग्जामिनेशन में। तो ये काफ़ी अच्छी स्ट्रेटजी है। अगर नोट्स बनाने को लेकर बात करूं मैं, तो आपने कहा कि आपके नोट्स जो थे उसमें से इतने क्वेश्चंस आए थे। नोट्स बनाते कैसे हैं ये बच्चों को बताइए ज़रा। सर आपने कैसे बनाया नोट्स? सर पहले देखिए PYQs, उसकी थीम आइडेंटिफाई की है आप, कीजिए आप। सर फॉर एग्जाम्पल आपके 5 एग्जाम्पल दिए एनवायरनमेंट के। सर मैंने थीम्स आइडेंटिफाई करी है PYQs को देख करके, एक्स बॉडी है ये न्यूज़ में ये आती है एग्जाम में। सर मैंने इसे 15-20 बॉडी कवर कर ली। आपने बेसिकली PYQ से क्वेश्चन का पैटर्न को समझ लिया Yes, कि sir. इसी तरीके के क्वेश्चंस आएंगे। यस सर। और फिर जब आप पढ़ते होंगे तो उस फॉर्मूला में डाल देते होंगे यस सर। कि इसको इस तरह से डिवाइड कर लेते हैं इसी कैटेगराइजेशन में, और क्वेश्चंस इससे आ जाते हैं। सर क्योंकि सर प्रीलिम्स में हमें 90 मार्क्स स्कोर करना है, 95 मार्क्स स्कोर करना है। सर मेरे 100 मार्क्स आए थे लेकिन 99 आए थे, एक्चुअली हमें 90 कट ऑफ जा रहा है। ठीक है। तो सर हमें सिर्फ उसमें क्वालिफाई होना है, ना कि वी हैव टू स्कोर 150 मार्क्स। तो थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं, अगर हमें साइंस नाटक नहीं आता है तो रिस्क ले सकते हैं, वी कैन टेक रिस्क। लेकिन सर मेरा मानना है अगर पीटी में आपके इकोनॉमी और पॉलिटी से आप गलत कर रहे हो तो फिर बहुत ज़्यादा समस्या वाली बात है, क्योंकि ये सब्जेक्ट जो है से काफ़ी स्कोरिंग है। और सर इनकी ब्यूटी ये है कि इनके सोर्सेज फिक्स्ड हैं, इसमें से ही 90% क्वेश्चन आएंगे। राइट। तो सर पहले अगर तैयारी कर रहे हैं आप पीटी की, तो पहले आप अच्छी एक्यूरेसी बढ़ाइए पॉलिटी और इकोनॉमी के ऊपर, देन हिस्ट्री के ऊपर। अगर आप ये सही कर रहे हैं तो आप ऑलमोस्ट इन है लिस्ट में। ऐसे मैंने किया था। ठीक है। पीटी के लिए और कोई बात जो बहुत इंपॉर्टेंट हो? इस तो तैयारी के पैटर्न हो गया। आप कहते हैं कि क्वेश्चंस लगाना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, कि मॉक टेस्ट्स जो होते हैं वो दिया कीजिए। आपका एक्सपीरियंस इसमें? सर सेम मैं कहूँगा R&D ऑन द PYQs। सर पहले क्या होता था कि सपोज व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस मैन, एक्स टर्म इन द न्यूज़, इसका नाम क्या है। सर अब आता है वो स्टेटमेंट के फॉर्मेट में। डेट मीन्स सर अराउंड मैंने देखा कि 7 से 8 क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इफ़ नॉट द क्वेश्चन द स्टेटमेंट। तो सर अगर आप बार बार PYQs कर रहे हैं, वो आपको चीज़ें रट जाती हैं मुँह के ऊपर कि इस आया था। और सब कोई ट्रिकी लाइन्स हैं UPSC के अंदर, मे नॉट, शुड नॉट, कैन नॉट। सर अगर आप ये PYQ से आप समझ लेते हैं कि क्या ट्रिकी लाइन्स हैं, तो डेफिनेटली आपको जो एलिमिनेशन टेक्निक बढ़ जाती है एग्जामिनेशन के अंदर। और सेकेंडली मैं कहूँगा सपोज ज्योग्राफी टॉपिक है, बहुत ब्रॉड डिसिप्लिन है ज्योग्राफी, लेकिन सर मैंने ये पाया कि उसमें क्या पता तरह क्वेश्चन आते हैं बस। सर सपोज सर एक्स क्रॉप है शुगर केन, और उसकी यही कंडीशन क्या क्या है, ये कंडीशन है, कौन सा क्रॉप है। सर सेम विद द वर्ल्ड क्लाइमेट रीजन, ये कंडीशन होती है, बारिश इतनी होती है, ह्यूमिडिटी इतनी होती है, कौन सा रीज़न है ये। सेकंड क्वेश्चन ये आता है। सर थर्ड इज़ द फिजिकल ज्योग्राफी, वो ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। सर उसमें आते हैं 5 क्वेश्चन तरीके,
लानिना एल नीनो क्या होता है, मानसून क्या होता है, और विंड्स कैसी आती हैं, और ओशन करंट्स क्या काम करते हैं। सर ये कुछ क्वेश्चन है जो फिक्स है यूपीएससी के अंदर, यही बार रिपीट होते हैं। और अगर सर कोई एक्सेप्शन आ गया तो वी शुड टेक एक्सेप्शन नॉट एज अ रूल। सर मेरा ये मानना रहा है पूरे पीटी एग्जाम में। ठीक है, बहुत शानदार तरीके से आपने तैयारी की है। आपकी बातों से लग रहा है कि आपने वो नब्ज़ पकड़ा है जो शायद बहुत साल बाद लोग पकड़ते हैं, और इसी से पता चलता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में किस तरीके से निकला है एग्ज़ाम। आपने क्वेश्चंस के लाइन को पकड़ लिया है कि क्वेश्चंस बनाए कैसे जाते हैं, उसके बेस पर तैयारी की है, न कि तैयारी करने के बाद ये देखना कि क्वेश्चंस एक बार सॉल्व करके देख लें। इसलिए आप अभी बता रहे थे कि मॉक टेस्ट्स का आपको करने का ये नहीं रहा, मतलब नौबत ही नहीं आई। यस सर। सर मैंने ज़्यादा मॉक टेस्ट नहीं किए हैं प्री में, सर 5-6 किए होंगे थोड़े मुश्किल बहुत से, किए होंगे, हाँ। और सब मेंस में मैंने एक क्वेश्चन भी नहीं किया है मॉक टेस्ट का। अच्छा, हम्म। ठीक है, शानदार है, बहुत शानदार है। ये तैयारी की एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है, और इसको आप लोग भी ध्यान दीजिएगा और इसको एक बार करके देखिए कि पहले क्वेश्चंस को पढ़िए। और हर बार बहुत लोग ये बताते हैं बट इसको इम्प्लीमेंट कोई नहीं करता कि पहले क्वेश्चन को पढ़िए, पीवाईक्यूज को देखिए और उस पैटर्न को पकड़िए कि कहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। एक और ख़ास बात जो है मृदुल के बारे में वो ये कि इनकी तैयारी बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं रही। मतलब पहले अटेम्प्ट में 21 साल की उम्र में, 21.5 साल की उम्र में इन्होंने अपना सपना साकार कर लिया, आईएएस बन गए। लेकिन जो हमारी बातचीत हो रही थी कि इतना भी आसान सफ़र नहीं रहा और बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। मैं चाहूँगा कि आप खुद भी इस बात को खुद ही बताइए, ताकि ये बड़ा मोटिवेटिंग एक फैक्टर है। तो आप खुद बताइए कि हुआ क्या था। सर मेरा ये मानना है कि यूपीएससी प्रोसेस का आगे एक एग्ज़ाम है, तो डेफिनेटली अप्स एंड डाउन आते रहते हैं हर एस्पिरेंट की लाइफ में। तो सर हुआ क्या कि जब मेरा 10th को एग्ज़ाम था, 10 अक्टूबर प्रीलिम्स था, तो 9th को मैं हॉस्पिटल से दिल्ली आया था, मेरा सेंटर दिल्ली में था। तो मुझे उसमें स्टमक में अल्सर हो रखे थे। अच्छा। सर मैंने पीटी दिया, फॉर्चुनेटली वो उस दिन मुझे पता चला कि हो जाएगा, अच्छे नंबर आ रहे थे। सर चलता रहा उस 2-3 महीने तक। सर 4 जनवरी को मुझे कोविड हो गया था, और 7 से मेरा मेंस था उस समय। अच्छा। दिल्ली में सर कर्फ्यू था, कोविड वो था, पीक पे था उस समय, जनवरी 2021 में, 2022 में। सर हुआ क्या कि फिर मैंने सोचा कि एग्ज़ाम दे के आते हैं, जो तैयारी की है वो लिख के आते हैं। और सर मेरा ये मानना था कि एग्ज़ाम मेंस एग्जाम अंडरस्टैंडिंग का ना कि रटने का है। तो मैं जो मेरे नोट्स थे मैंने उनको रिवाइज़ किया 1-2 बार, उनको मैंने एनालाइज़ किया कि उसको कैसे यूज़ करना है, और मैं वही लिख के आया। और सर अच्छी बात यह है कि जो मैंने बनाया था मुझे वही मिला एग्ज़ाम में। सर जैसा कि मैंने बताया था आपको, टॉप सीक्वेंस वाइज क्वेश्चन नंबर मिले थे। इवन इन GS2 क्वेश्चन नंबर 1 व टॉपिक नंबर 1 इन माई नोट्स। अच्छा। इन द 5 क्वेश्चन देयर वाज सीक्वेंशियल ऑर्डर इन माई नोट्स। द सेम वाज विद ऑप्शनल पेपर 2 एंड पेपर 1 पार्ट बी ऑफ द ऑप्शनल। सर मैंने सोचा कि जो तैयारी करी है वो फल मिल रहा है उसका। मैंने सर एग्ज़ाम दिए, लेकिन सर हुआ क्या कि मुझे कोविड के कारण अकेले रूम में बैठना पड़ा। अच्छा। GS1-2 के दौरान, GS1-2-3 के दौरान सर डिप्रेसिंग माहौल तो था ही कि अकेले रूम में बैठना है, कोई है नहीं। सर वॉमिटिंग हो रही है 15-20 मिनट। सर इस कारण से अराउंड क्वेश्चन छूटे 170। ड्यूरिंग एग्जाम वॉमिटिंग? यस सर। सर क्वेश्चन छूटे अराउंड 170 मार्क्स के इन द मेंस एग्जामिनेशन, इन द GS एंड द ऑप्शनल कम्प्लीटली इन द 170 मार्क्स। लगा था कि इतना छोड़ने के बाद कैसे सिलेक्शन होगा। लेकिन सर मेरा बाद में जब रिजल्ट आया मैंने देखा कि सिर्फ कंटेंट जो मेरा इतना स्ट्रॉन्ग था, उसमें जो प्रैक्टिकल पॉइंट्स थे, प्रैक्टिकल केस स्टडीज़ थी, उन्होंने मुझे नंबर दिलवाए हैं इतना। जैसे कुछ केस स्टडीज बताएंगे या कुछ एग्जांपल्स? यस सर। सर फॉर एग्जांपल रोल ऑफ वुमेन इन द पंचायती राज, या होता पूछता है हर साल 2-3 साल में पूछते हैं कोई क्वेश्चन। सर जनरली लोग लिख के आते हैं पैट्रियार्की इन द क्वेश्चंस अराउंड पैट्रियार्की। सर मैंने एग्जांपल लिखे हैं सुषमा बादू के, छवि राजावत के, UNDP की स्टडी है इसके ऊपर, एस्टर डफ्लो की स्टडी है इसके ऊपर। सर रिसेंटली एग्जांपल थे, फातिमा बी को NDA पे अवार्ड मिला था। सर मैंने ऐसे एग्जांपल लिखे जो कुछ पॉजिटिव एग्जांपल थे। सर ऑन द अदर हैंड आरती देवी जी हैं जो उड़ीसा में हैं, उनको सर नो कॉन्फिडेंस मोशन ला के उनको बाहर कर दिया था अपर कास्ट मेल्स ने। अच्छा। सर मैंने कुछ ऐसे एग्जांपल लिखे। द सेम इन द सोशल इन्फ्लुएंस परसुएशन GS4। सर इन इंदौर देयर आर 8 प्लेजेस इन द मैरिज, इन द हिंदू मैरिज जनरली आर 7। सर 8वां स्वच्छता के लिए है। ओके। देयर आर डस्टबिन ऑन द व्हील्स इन इंदौर, कार्स के अंदर डस्टबिन होते हैं। दिस शोज दैट देयर आर जन भागीदारी इन जन आंदोलन इज देयर, व्हाट द प्राइम मिनिस्टर इज टॉकिंग अबाउट जन भागीदारी। दिस शोज की जनभागीदारी वहाँ है। सर एक क्वेश्चन आता है रोल ऑफ NGO के ऊपर, तो सर जनरली लोग उसको डेफिनेशन लगते हैं NGO क्या होता है। सर मैंने उसको कॉन्टेक्स्ट बिल्ड किया DPSP के माध्यम से कि आखिरकार ज़रूरत क्यों है NGO की। सर मैंने लिखा कि इंडिया इज़ अ वेलफेयर स्टेट, वी हैव टू स्टार्ट सोशल डेमोक्रेसी इन इंडिया, जस्टिस इन इंडिया इन द एक्सपेंशन इन द प्रीएम्बल, बट द कैपेसिटी ऑफ द स्टेट इज लिमिटेड।
दैट्स वाई वी नीड एनजीओ एज द पार्टनर ऑफ द स्टेट। हम्म, सर मैंने कुछ कमेटी की रिकमेंडेशन, विजय कुमार कमेटी ने क्या बोला है, सेकेंड ARC ने क्या बोला है, सर कुछ कमेटी, कुछ UNDP की रिपोर्ट्स हैं एनजीओ के ऊपर, IB की रिपोर्ट है, तो मैंने वो कोट किया कि इसके अनुसार ये कुछ नेगेटिव्स हैं, कुछ पॉजिटिव्स हैं। सर इस कारण से मुझे शायद नंबर मिले हैं। ठीक है, बहुत ही शानदार तरीके से आपने इस पूरी तैयारी को, मतलब 170 मार्क्स छोड़ने के बाद अगर आपका रिजल्ट रहा, वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट में रहा और आप IAS बन रहे हैं, तो ये अपने आप में थोड़ा आश्चर्यजनक तो है, लेकिन निश्चित तौर पर आपने कॉपी बहुत अच्छी लिखी होगी। इंटरव्यू में क्या रहा आपका? सर इंटरव्यू मुझे काफ़ी कम मार्क्स मिले हैं, ओनली 154 मार्क्स मिले हैं। अच्छा, सिर्फ मेरे, सर मैं मेंस के दम पर ही पास हुआ हूँ, मेरे नंबर 807 है मेंस में, ठीक है, और सर इंटरव्यू में 154 मार्क्स हैं ओनली, जिसमें 960 मेरा टोटल है, टोटल मार्किंग है। ओके। तो आपसे मेंस पर बातचीत करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपने इस तरीके से इतना 170 मार्क्स छोड़ने के बाद अगर 800 समथिंग नंबर्स पाए हैं आप, तो मेंस को लेकर अगर पेपर वाइज स्ट्रेटजी पर आगे बढ़ें तो किस तरीके से पेपर 1 को तैयार करें? सर पेपर में 3 सब्जेक्ट आते हैं मेजरली, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड इंडियन सोसाइटी। सर अगर मैंने R&D किया कि कितने मार्क्स के कितने क्वेश्चन आते हैं, सर उसमें मैंने ये आइडेंटिफाई किया कि 95 मार्क इज़ फॉर ज्योग्राफी, 75 इज़ फॉर इंडियन सोसाइटी, 40 इज़ अराउंड फॉर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री एंड रेस्ट फॉर द आर्ट एंड कल्चर। सर मैंने अकॉर्डिंगली तैयार किया है इसको। ठीक है, सर फॉर एग्जांपल नेशनल मूवमेंट की बात यदि करें हम, तो जनरली क्वेश्चन आता है कि वाई मॉडरेट्स का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है, उसका फेलियर क्या है। सर मैंने उसको स्टार्ट किया कि इंडियन नेशनल मूवमेंट फॉर द काउंटर हेजेमोनिक मूवमेंट। सर कुछ थ्योरेटिकल पार्ट डाला मैंने नेशनल मूवमेंट के अंदर, और सर एक आखिरी मैंने कंक्लूड इससे किया कि ऑल्दो मॉडरेट्स वर फेल इन कैरिंग आउट स्ट्रगल अगेंस्ट कॉलोनियलिज्म, बट दे सक्सीडेड इन कैरिंग आउट स्ट्रगल अबाउट कॉलोनियलिज्म। दिस शोज दैट इंडिया वाज इट इज फॉर द काउंटर हेजेमोनिक मूवमेंट। गुड। सर इस साल क्वेश्चन आया था भक्ति सूफी मूवमेंट का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है। सर मैंने स्टार्ट किया, इट वॉज द एमलगेमेशन ऑफ ग्रेट ट्रेडिशन एंड लिटिल ट्रेडिशन इन इंडिया, सम थ्योरेटिकल एंगल। मैं इसको कंक्लूड किया सर प्रेजेंट रेलेवेंस से, इन प्रेजेंट एरा व्हेन वी आर विटनेसिंग द इंटॉलरेंस एंड ऑल, वी नीड टू रिवाइव द स्पिरिट ऑफ भक्ति एरा जो फीचर्ड बाय कास्ट इक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी, ब्रदरहुड, हमें वो प्रेजेंट में चाहिए। सर लास्ट इन लाइन में ये लिखा कि जो आज इंटॉलरेंस बढ़ रहा है, थोड़ा बहुत बढ़ रहा है जो, उसको मैंने किया कि अब हमें चाहिए भक्ति एरा की स्पिरिट चाहिए हमें अभी प्रेजेंट एरा में, ताकि जो कास्ट इक्वलिटी बढ़ सके प्रेजेंट एरा में, जेंडर इक्वलिटी बढ़ सके, टॉलरेंस बढ़ सके, सर्वधर्म समभाव की हमारी वैल्यूज हैं इंडिया में वो बढ़ सकें। तो मैंने इसको ऐसे कंक्लूड किया था भक्ति सूफी मूवमेंट को। ठीक है। और सर अब बात करें इंडियन सोसाइटी के ऊपर, सर जनरली हाईली तैयारी नहीं किया जाता एस्पिरेंट्स के द्वारा। सर मैंने क्या किया था, उसमें सेम मेरा स्ट्रैटेजी था, कोई टॉपिक मेंशन सिलेबस में कम्युनलिज्म मेंशनड है, गूगल पर जाइए कम्युनलिज्म टाइप की, UPSC टाइप कीजिए, आपको 25 से आर्टिकल मिलेंगे डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के, डिफरेंट हिंदू एक्सप्रेस के आर्टिकल्स मिलेंगे। 5-6 हेडिंग बनाइए आप, इंट्रोडक्शन क्या है, हिस्टोरिकल पार्ट क्या है, डिफरेंट डायमेंशंस क्या है कम्युनलिज्म के, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बोला है किसी केस में क्या, कम्युनिटी ने कुछ बोला है क्या, वे फॉरवर्ड क्या है। सर ऐसे मैंने सारा कंटेंट डाला 5-6 हेडिंग के अंदर, और 3 पेज नोट्स तैयार हो गए। सर हर हेडिंग के मेरे पास नोट्स है और उसमें से ही पेपर आता है। सर UPSC नेवर आस्क बियॉन्ड सिलेबस एंड PYQs, अराउंड 20 में से 13 क्वेश्चन रिपीट होते हैं हर साल। ज्योग्राफी में सेम कुछ क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन साइक्लोन पे आएगा, नेक्स्ट ईयर आएगा अर्थक्वेक के ऊपर आएगा, फिर आएगा वोल्केनिज्म के ऊपर आएगा। सर अल्टरनेटिव ईयर में आते हैं, फिर साइकिल चलते रहता है, साइकिल चलता रहता है, एक समय आ जाएगा, साइकिल चलता रहता है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और सर आर्ट एंड कल्चर जो हाईली डिफ़िकल्ट एरिया माना जाता है एस्पिरेंट्स के अकॉर्डिंग, सर सेम मैंने फिर उसमें R&D की, 5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। सर फर्स्ट इज द मथुरा आर्ट एंड गंधारा आर्ट, हर साल क्वेश्चन आता है, रिपीटेडली आता है ये। भक्ति सूफी मूवमेंट 13 में आया, 15 में आया, 18 में आया, 21 में आया। केव आर्किटेक्चर, बुद्धिस्ट स्तूपा, और एक क्वेश्चन सर आएगा लिटरेचर के ऊपर। सर मैंने एक 5-6 थीम आइडेंटिफाई कर ली आर्ट एंड कल्चर में कि सर यही तैयार की है। सर 30 में तैयार की, उसमें से क्वेश्चन आ गया। तो सर सिर्फ और सिर्फ मेरा मानना है, अगर कोई इंसान अगर सिलेबस पढ़ता है और उसको अच्छे से ढंग से PYQ करता है, क्वेश्चन क्यों आता है और कैसे आता है, तो ही कैन प्रेडिक्ट द पेपर के 15 क्वेश्चन रिपीट हो जाएंगे हर साल, तो वही आता है। तो मैं आगे आपसे पूछूं मेंस के पेपर 2, पेपर 3 या पेपर 4 के बारे में, या फिर सारे का जवाब यही है? नहीं सर, थोड़ा डिफरेंट स्ट्रेटजी था, थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि अगर मैं तैयारी का जो एक की रोल है या फिर की पॉइंट्स हैं, उसमें मैं समझ पा रहा हूँ आपके सिलेबस और आपका PYQ, उसकी नोट मेकिंग और उसकी नोट मेकिंग,
तो 3 की पॉइंट्स हैं। आपके जैसे तैयारी करने में लोग अगर इच्छा रखते हों, विलिंग हों उनकी, तो क्या कहेंगे उनको कि सिलेबस पढ़िए, पहले सिलेबस को दिमाग में उतार दीजिए। यस सर। और साथ में उसके PYQs देखिए और उसके हिसाब से नोट्स बनाइए। सर एक बार मैं ऐड करूँगा, मैं सही में क्वेश्चन नंबर फिक्स्ड है यूपीएससी के अंदर। सर इन GS2 क्वेश्चन नंबर 9, 10, 19, 20 फॉर IR। अच्छा, इन GS3 सेम क्वेश्चन आर फॉर सिक्योरिटी, सेम क्वेश्चन इन GS1 फॉर सोसाइटी। सर क्वेश्चन नंबर ही फिक्स्ड है अच्छा। कि इस क्वेश्चन पे वाला टॉपिक आएगा। डेट मीन्स अगेन एंड अगेन इफ़ यू राइटिंग एंड रीडिंग द PYQs उसके ऊपर नहीं आएगा। बट थोड़ा सर एक होती है इन्फॉर्मेशन, सेकंड थिंग इज यूज़ ऑफ इन्फॉर्मेशन। सो वो डिफिकल्ट टास्क हो जाता है, उसको इंटरलिंकिंग कैसे करना है। सर जैसे कि लैंड रिफॉर्म पे क्वेश्चन आया था, जनरली लोग लिखेंगे लैंड रिफॉर्म का इकोनॉमिक एंगल क्या है। सर मैंने उसमें 3 कॉन्सेप्ट लिंक किए इंट्रोडक्शन में। इंडिया इज अ वेलफेयर स्टेट, सोशल कम्युनिटी डेमोक्रेसी, जस्टिस इन इंडिया इज मेंशन्ड इन DPSP एंड प्रीएम्बल, आर्टिकल 39B 39C, एंड गांधीजी's आइडिया ऑफ लैंड टू द टिलर। दिस बिल्ड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लैंड रिफॉर्म की जरूरत क्यों थी इंडिया में लैंड रिफॉर्म्स की। सर देन द लिटरेचर ऑफ द एंटायर आंसर, एंड सर इन द कंक्लूजन वी नीड द लैंड रिफॉर्म 2.0 बिकॉज हम विटनेस कर रहे हैं प्रेजेंट एरा में 12,000 डेथ होती हैं, सुसाइड होती हैं हर साल फार्मर्स के द्वारा। और सर एक स्टेटमेंट है वाइस प्रेसिडेंट साहब का कि इंडियन एग्रीकल्चर इन द ICO ऑफ मानसून, इरेगुलर अनसर्टेन एंड साइक्लिकल मानसून। तो अगर हम लैंड रिफॉर्म्स करेंगे तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम एड्रेस हो जाएगी। सर इस तरह के जो कीवर्ड्स हैं, रेगुलेटरी कोलेस्ट्रॉल है, सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास सबका विश्वास, जन भागीदारी जन आंदोलन, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, SDG, सर विनिंग हार्ट्स एंड माइंड अप्रोच, DNA अप्रोच। अगर सर आप ये वाले जो कीवर्ड्स, अगर कोई इंसान 50 कीवर्ड्स याद कर लेगा, वही कीवर्ड्स घुमाना है आंसर में कंक्लूजन में। जो बड़ी बड़ी बातें करनी पड़ती है, न्यू इंडिया 75, नक्सलिज्म हो रहा है, तो सर कंक्लूजन में राइट विनिंग हार्ट्स एंड माइंड अप्रोच, ग्रास रूट डेमोक्रेसी, SDG 10, SDG 16। तो सर अगर ये बातें लिखेंगे कंक्लूजन तो वजन बढ़ता है कि कोई इंसान ऑथेंटिक बातें लिख रहा है अपने आंसर्स में एज कम्पेयर टू द थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ नक्सलिज्म। सर इस तरह के नंबर बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया, शानदार है। आपकी बातों से लग रहा है ये सारी चीज़ें किताबों में तो मिलती नहीं है, आर्टिकल्स में मिलती हैं। Yes, तो sir. आर्टिकल्स आपने खूब पढ़े हैं। यस सर। ठीक है, पेपर 2 की स्ट्रेटजी को लेकर अगर बात करें तो क्या करना चाहिए? सर जनरली लक्ष्मीकांत को बाइबल माना जाता है पॉलिटी के लिए, लेकिन सर आप जो 13 में पैटर्न चेंज हुआ है UPSC का, उस पर अराउंड एक ही क्वेश्चन मिलता है लक्ष्मीकांत से डायरेक्ट, 1 या 2 हार्डली सर, वो भी नहीं मिल पाता है। तो सर मेरा ये मानना है, 2 टॉपिक मेंशन सिलेबस के अंदर है, सेपरेशन ऑफ पावर एग्जाम्पल। सर उस पर मैंने 3 के नोट्स तैयार किए, क्या होता है, US को और इंडिया में क्या रिलेशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या संबंध है, आर्टिकल 50 है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला इस पर्सपेक्टिव से, रामजबाई केस है, इंदिरा नेहरू गांधी केस है। सर रिसेंटली वाइस प्रेसिडेंट थे, उन्होंने स्पीच दी थी सेपरेशन ऑफ पावर के ऊपर। सर मैंने उसको लिंक किया अच्छा, कि हाउ वाइस प्रेसिडेंट इज टॉकिंग अबाउट सेपरेशन ऑफ पावर। सर मैंने उसको ऐड किया अपने कंक्लूजन में कि ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट इज सेइंग अबाउट सेपरेशन ऑफ पावर एंड व्हाट इज हिज कॉन्टेक्स्ट इन दिस सेपरेशन ऑफ पावर। सर सेम सपोज पार्लियामेंट इज इन डिक्लाइन, क्वेश्चन ऐसा आता है, उसकी भाषा चेंज हो जाती है, कभी कभी कॉन्टेक्स्ट होता है कि डिफेक्शन लॉ का मिसयूज होता है। तो सर अनटिल अनलेस यू नो व्हाट इज द रोल ऑफ पार्लियामेंट टू फिक्स द अकाउंटेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, तो सर इसका सेम पैटर्न वही फिक्स्ड है कि डिफेक्शन लॉ का मिसयूज है, ऑर्डिनेंस का मिसयूज है। सर इसमें ऐड होगा ADR की रिपोर्ट, कितना पार्लियामेंट सेटिंग हुई है, कितना डिसरप्शंस हुआ है। सर कुछ कीवर्ड्स होते हैं कि एनार्किस्ट का वो हाउस है, एज कम्पेयर टू डिप्लोमेसी नहीं, डायलॉग नहीं होता है, डिस्कशन नहीं होता है, डिसरप्शन होता है। और सर मैंने इंट्रोडक्शन लिखा था इसमें कि इंडियन पार्लियामेंट इज द माइक्रोकॉस्म ऑफ इंडियन पब्लिक लाइफ, इट शोज द आइज एंड ईयर्स ऑफ द पीपल। सर अगर कोई ऐसे कीवर्ड्स लिखेंगे आप इंट्रोडक्शन में कि विनिंग हार्ट्स एंड माइंड्स अप्रोच, आइज एंड ईयर ऑफ द पीपल, तो माइक्रोकॉस्म ऑफ इंडियन पब्लिक लाइफ, सर एक कीवर्ड काफ़ी वजन बढ़ाते हैं अपने आंसर्स का। और सर मैंने फिर से वही कहूँगा कि मैं, अगर आप टॉपिक टाइप कीजिए, गूगल पे जाइए, आपको सारे मिल जाएगा। और सर मेरे जो नोट्स हैं मैं डाल रहा हूँ टेलीग्राम पे, मैं अपने चैनल पे, अच्छा, सबको अवेलेबल हो जाएंगे, काफ़ी अपलोड हो चुके हैं उसमें। ठीक है। और सर मैं कहूँगा कि जो वो अगर ये पढ़ते हैं सर, लेकिन दिक्कत इसमें ये रहेगी कि एक होती है इन्फॉर्मेशन, सेकेंड है यूज़ ऑफ इन्फॉर्मेशन। अनटिल अनलेस यू नो हाउ टू लिंक द थिंग्स विद द अदर, यू कैन नॉट यूज़ दैम। द सेम सर कोई भी चीज़ लिंक हो सकती है SDG से। पॉवर्टी हर क्वेश्चन में आएगा सर, पॉवर्टी क्वेश्चन आया तो इंडिया द वेलफेयर स्टेट, DPSP में क्यों सर, हेल्थ क्यों देना, इंडिया द वेलफेयर स्टेट, एजुकेशन क्यों देना, इंडिया द वेलफेयर स्टेट। सर हर चीज़ इंटरलिंक्ड है, बस आपको लिंक करना है कि नक्सलिज्म कैसे लिंक्ड है कॉन्स्टिट्यूशन से,
या फिर एजुकेशन क्यों देना RTE है, सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में बोला है। हेल्थ क्यों देना कि इंडिया द वेलफेयर स्टेट है। सर द आर्ट ऑफ इंटरलिंकिंग वेरी डिफिकल्ट टू डेवलप, दिस इज एन आर्ट। और ये सर आएगी सिर्फ और सिर्फ PYQ लिखने से कि आपको कैसे चीज़ें इंटरलिंक करनी है। और सर इंटरलिंकिंग का ही गेम है एग्जाम में, क्योंकि आप हर चीज़ रट नहीं सकते। ठीक है। और पेपर 3? सर पेपर 3 में फिर से R&D ऑन द PYQ। सर आउट ऑफ 250 मार्क्स 100 आर फॉर द इकोनॉमी, आउट ऑफ 100 60 आर फॉर द एग्रीकल्चर ओनली। 60 for agriculture, 2 are for 50 marks, 2 are for 10 marks. And sir, secondly, one question on the inclusive growth and poverty of 10 marks. One question on budget and taxation and one question out of the box. सर डेट मीन्स इकोनॉमी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। अगर आप उसमें तैयार करते हैं एग्रीकल्चर 60 मार्क्स का उसमें से आएगा। आप तैयार करते हैं पॉवर्टी इंक्लूसिव ग्रोथ उसमें 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो सर 100 मार्क्स कवर हो जाते हैं इससे इकोनॉमी से। 60 आर फॉर द 650 आर फॉर इंटरनल सिक्योरिटी। क्वेश्चन नंबर 9, 10, 19, 20 आर फॉर इंटरनल सिक्योरिटी। उसमें क्वेश्चन नंबर फिक्स है, क्वेश्चन फिक्स है उसमें। नक्सलिज्म आएगा, फिर आएगा नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी, फिर टेररिज्म आएगा, फिर आएगा मनी लॉन्ड्रिंग, साइबर सिक्योरिटी आएगा। तो सर 150 मार्क्स हो गए इसमें। 30 का आएगा डिजास्टर मैनेजमेंट, क्वेश्चन उसमें ही फिक्स है। एक क्वेश्चन आएगा लैंडस्लाइड के ऊपर, GS1 में 3 में दोनों में आएगा, इस साल दोनों में आया था। फिर आएगा ड्रॉथ के ऊपर, फिर आएगा सुनामी के ऊपर। सर एक क्वेश्चन आएगा ब्रॉड कि उसका डिजास्टर फ्रॉम बैक इंडिया में, वो आएगा क्वेश्चन। एंड सर रिमेनिंग पार्ट इज़ द साइंस एंड टेक। उसमें सर मैं काफ़ी वीक था, मैंने तैयारी नहीं कर पाया था साइंस एंड टेक की। कुछ बड़े बड़े पार्ट थे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हुआ, बायोटिक, मैंने सर वो तैयार की थे सिर्फ और सिर्फ। सर एक क्वेश्चन आ गया उसमें से, मैंने लिख दिया सर। बाकी मैंने तो हेल्थ तैयार नहीं थी उतना लिखने के लिए, तो मैंने छोड़ दिए थे वो आंसर। ठीक है, अब पेपर 4 भी डिस्कस कर लेते हैं। सर GS4 में मैंने किया, जब पार्ट 1 की बात करें यदि सर सपोज इंटीग्रिटी मेंशन सिलेबस के अंदर है, तो सर इंटीग्रिटी को पहले थ्योरेटिकल पार्ट आइडेंटिफाई किया, डेफिनेशन क्या होती है, ज़रूरत क्या है, इशूज़ क्या आ रहे हैं और वे फॉरवर्ड क्या है। सर मेन नंबर मिले हैं एग्जाम्पल से। सर सपोज लास्ट ईयर कुछ IAS ऑफिसर थे कोविड-19 के दौरान, जिन्होंने सर कोटा में DM सर थे, उन्होंने सर MP दिखाते हुए स्टूडेंट्स को बस अरेंज कराई थी घर तक जाने लगे। अच्छा। सर कुछ IAS ऑफिसर हैं जैसे प्रशांत नायर सर हैं, ऑपरेशन सुलेमानी इन केरल, सेम इज विद द इन द मणिपुर मिरेकल मैन ऑफ इंडिया। एंड सर लास्ट ईयर IAS अवनीश सर थे, उन्होंने सर क्या किया था कि वो अपनी डॉटर को लेके गए थे मिड डे मील स्कूल में, उन्होंने खुद खाना खाया, फोटो वायरल। हाँ सर दिस शोज कि हाउ अगर IAS अगर आगे डॉग फूडिंग करेंगे तो हाउ द क्वालिटी ऑफ मिड डे मील कैन बी इम्प्रूव। द सेम विद द प्राइम मिनिस्टर मोदी, हाउ ही हैज डन द वैक्सीनेशन फर्स्ट, कि अगर देश के प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं तो सब सही है वैक्सीन में। सर कुछ ऐसे एग्जांपल्स अगर आप कोट करेंगे, सर दिल्ली में ऐसे कि ऑटो पे लिखा है मेरा ईमान महिलाओं का सम्मान। दिस शोज हाउ परसुएशन इज गोइंग बाय द गवर्नमेंट, रेड लाइट ऑन मीटर ऑफ। दिस शोज हाउ गवर्नमेंट इज परसुएटिंग टुवर्ड्स क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन। अगर सर आप ऐसे एग्जाम्पल लिखते हैं अपने आंसर में, डेफिनेटली इट कैन नंबर्स आएंगे। इंडिस योर आंसर डेफिनेटली। ठीक है, अब एक बच जाता है ऐसे। यस सर। अब आपसे बातचीत करते हुए पूरी बात कर ही लेते हैं, क्योंकि आप एक डिफरेंट स्ट्रेटजी से और पूरे तरीके से, मैं कहूँ ट्रेडिशनल तरीके से आपने पढ़ाई ही नहीं की है, और एग्ज़ाम निकालने का मूल मंत्र आज की तारीख में शायद यही है। ठीक है, तो ऐसे वाले पर आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, कैसे कैसे काम किया आपने? सर शायद मैं जो कहूँगा कोई विश्वास पात्र नहीं होगा वो चीज़, क्योंकि सर मैंने अपने लाइफ का फर्स्ट ऐसे लिखा UPSC के अंदर जाके। अच्छा सर क्योंकि मेरी हेल्थ इतनी ख़राब थी, मैं अलाउ कर ही नहीं रही थी ऐसे वैसे लिखने के लिए। सर मैंने 5-6 चीज़ें करी ऐसे में कि सर कुछ कोट्स आइडेंटिफाई करिए मैंने थीम्स के ऊपर, वुमेन है, एजुकेशन वगैरह पे, कोई स्टोरी आइडेंटिफाई करी। सर एक क्वेश्चन था, इनोवेशन इज द ब्लाइंड डेट विद नॉलेज इन द ऐसे पेपर। सर मैंने इसको स्टार्ट किया रॉबर्ट ओपनहाइमर के स्टेटमेंट से, नाउ आई एम बिकम डेथ द डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड। सर जब अमेरिका ने जापान के ऊपर बॉम्ब ब्लास्ट किया तो उन्होंने स्टेटमेंट दिया था गीता को रिसाइट करते हुए, इन्होंने गीता में लिखी हुई है कि दिस शोज कि अगर साइंस विदाउट एथिक्स है तो उससे कितना बड़ा ह्यूमैनिटी के लिए डिजास्टर हो सकता है। सर मैंने उसको ऐसे स्टार्ट किया। सर फिर उसको ले गया एथिकल एंगल पे, सोशल एंगल पे। सर मैंने सारे एंगल्स एक्सप्लोर किए और फाइनली एक तो जो कीवर्ड्स थे मेरे, जो कीवर्ड्स मैंने घुमाए अपने एग्जांपल्स में। आपको एग्जांपल दी, रेगुलेटरी कोलेस्ट्रॉल, विनिंग हार्ट्स एंड माइंड, पेप्टिक ब्यूरोक्रेसी, DNA अप्रोच, सबका साथ सबका विश्वास। सर मैंने ये कीवर्ड्स घुमाए हर अपने पेपर में और ऐसे में और ऑप्शनल में, क्योंकि सर एक कीवर्ड से आपके आंसर का डेफिनेटली कुछ वेट बढ़ता है, वैल्यू एडिशन होता है। अच्छे तरीके से आपने बेसिकली एक फार्मूला अपने दिमाग में बना लिया है, एक चार्ट बना लिया है, उस फार्मूले में आप चीज़ों को फिट करते जाते हैं। IIT बेशक आपने ज्वाइन नहीं किया उस समय,
लेकिन स्टाइल वही आईआईटी वाला रखा है। ठीक है, मैं कुछ और बातें जानना चाहता हूँ। क्या कभी ये दुविधा नहीं रही कि स्टडी मटेरियल कितना पढ़ना है, कोई कन्फ्यूज़न हो, या फिर कैसे सेलेक्ट किया गया कि स्टडी मटेरियल कौन कौन सा पढ़ना है? एक ही किताब को 2 बार पढ़ना है या 2 किताब को 1 बार पढ़ना है? क्या किया? सर पहले के 8 महीने मैंने जितने कोचिंग के मटेरियल अवेलेबल है मार्केट में सारे पढ़ लिए थे, सारे पूरे देख लिए थे कि इसमें क्या लिखा हुआ है। सर मैंने ये पाया कि जो क्वेश्चन की डिमांड है कहीं ना कहीं प्रैक्टिकलिटी मिस कर रहे हैं। इनका जहाँ ध्यान थ्योरेटिकल पार्ट के ऊपर है। सपोज सर क्वेश्चन वुमेन पे है तो पैट्रियार्की है पूरे आंसर्स में। तो सर मैंने किया कि पहले सारे पढ़े, कुछ पसंद आया तो मैंने नोट कर लिया, कुछ नहीं आया तो छोड़ दिया उसको। सर मैंने सहारा लिया पूरा इंटरनेट का कि सपोज सर कुछ क्वेश्चन मान लो रोड ऑफ कास्ट पे है ऑप्शनल में, सर मैं जाऊँगा रोड ऑफ कास्ट लाऊंगा यूपीएससी या फिर द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस। सर 25 आर्टिकल मिलेंगे उसमें से जो अपने यूपीएससी काम का की लाइन कट इन कॉपी इन द एवर नोट। सर सेम मैंने सारे इसका किया था कि जो प्रैक्टिकल एग्जांपल कहाँ से मिलेंगे, वरना अखबार से ही मिलते हैं और कहीं और से पॉसिबल है नहीं, वो किताबों में सब चीज़ें नहीं मिल पाती हैं। सर मैंने बुक्स बहुत कम पढ़ी हैं, लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम और थोड़ा नितिन सिंघानिया सर की किताब पढ़ी है मैंने, मृणल सर के नोट्स पढ़े हैं थोड़े बहुत, और सर ऐसे की कोई किताब नहीं पढ़ी है मैंने, ऑप्शनल की कोई किताब नहीं पढ़ी है, सब ऑप्शनल के नोट्स पढ़े हैं मैंने मैम के। सर किताबें बहुत यहाँ कम पढ़ी हैं मैंने, और सर मेरा सर यहाँ इंटरेस्ट आईआर में था। अच्छा। तो मैंने किताब पढ़ी है शिवशंकर मेनन सर की, श्याम चरण सर की, मैंने किताबें पढ़ी हैं आईआर के लिए अपने इंटरेस्ट के लिए और फॉर द ऑप्शनल पार्ट। बट फॉर जीएस मैंने जो किताबें सब पढ़ते हैं उससे भी कम किताबें पढ़ी हैं। मेरा मेन माध्यम रहा है कि जो प्रैक्टिकल पॉइंट्स होने चाहिए आंसर में वो होने चाहिए, वो कहीं से भी आएँ, चाहे वो इंटरनेट से आएँ, अखबार से आएँ या फिर मैगजीन से आएँ, कहीं से भी आएँ, वो प्रैक्टिकलिटी आंसर में दिखनी चाहिए। वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट था मेरे लिए वो। शानदार है भाई। तो अब मैं स्टडी आईक्यू के बारे में भी आपसे पूछूंगा। आप बता रहे थे कि कुछ जो वीडियोस आपने देखे हैं यहाँ पर आपको कैसे लगे और फिर वो उससे आपको क्या फ़ायदा हुआ? तो अब तो पढ़ने वाले प्राणी हैं, देखने वाले प्राणी तो लग नहीं रहे। सर वर्ल्ड हिस्ट्री में काफ़ी मैं वीक था, मैंने तैयार नहीं था वर्ल्ड हिस्ट्री। सर मैंने यूट्यूब पे स्टडी आईक्यू वीडियो देखे हैं वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए, फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या होता है, अमेरिकन रेवोल्यूशन क्या होता है, कोल्ड वॉर क्या होता है। सो जो ब्रॉड टॉपिक वर्ल्ड हिस्ट्री के हैं मैंने कवर किए थे स्टडी आईक्यू से। और सर इनकी सीरीज़ चलती है आपकी बर्निंग इशूज़ की, स्टेबल बर्निंग क्या होता है, या फिर कोई नई बॉडी आई है न्यूज़ में उसका क्या प्रावधान है। सर मैंने कुछ वीडियो उसके देखे थे, डैट मीन्स वर्ल्ड हिस्ट्री प्लस सम करंट इशूज़ इन द न्यूज़, मैंने देखे थे स्टडी आईक्यू की यूट्यूब वीडियो से। तो आप बेसिकली इंटरनेट पर भी चुनते रहते हैं कि कहाँ से क्या अच्छा मिल जाए। यस सर। ठीक है, ये स्टाइल है आपका। ऑप्शनल की बात अगर की जाए तो पहला कन्फ्यूज़न ये कि ऑप्शनल चूज़ कैसे किया जाए, आपने कैसे चूज़ किया? सर मेरी चॉइस थी, लेकिन सर मैं कहूँगा कि आप लीजिए इन्फॉर्म्ड चॉइस। सर इसमें डिफरेंस ये होता है कि सर मुझसे किसी ने कहा कि अच्छा ऑप्शनल नंबर अच्छा जाता है ले लो, सर मैंने ले लिया, तो गाइडेंस नहीं था। सर इन्फॉर्म चॉइस क्या होती है कि आप 3-4 पैरामीटर चेकलिस्ट लगाइए, आपका इंटरेस्ट किस में है, पहले तो आप सबका सिलेबस उठाइए 3-4 चीज़ों का, फिर आप आपका इंटरेस्ट किस में है। ठीक है। सेकेंडली कितना गाइडेंस है, कितना मटेरियल अवेलेबल है, पीवाईक्यूज कैसे कैसे आए हैं, कितना स्टैटिक कितना डायनामिक है, कितने कैसे नंबर आ रहे हैं एवरेज ऑन द एवरेज बेसिस। तो सर 105 चेकलिस्ट हैं, आप उसको आइडेंटिफाई कीजिए, फिर आप ऑप्शनल लीजिए, इसको बोलते हैं इन्फॉर्म चॉइस। सर चॉइस ना करें प्लीज़, इन्फॉर्म चॉइस करें तो ज़्यादा बेहतर होगा ऑप्शनल में। तो आपको भी कन्फ्यूज़न हुआ था या आपने तो ऐसे मतलब किसी दोस्त वगैरह कहने पे ले लिया था या फिर चेक भी किया था कि हाँ ठीक है? सर मैंने किसी कहने पे ले लिया था। बाद में अफसोस नहीं हुआ? नहीं सर, मुझे लगा कि मेरा काफ़ी इंटरेस्ट है इंडियन पॉलिटिकल गवर्नमेंट में एंड इन द आईआर मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट है सर, तो मैंने एक सही ऑप्शनल लिया है, नंबर ठीक ठाक आ जाएंगे। कितना टाइम आपने दिया पीएसआईआर को तैयार करने में? सर मैंने क्लास करी है फाउंडेशन कोर्स में, 5 महीने लगे थे मुझे, 5-5.5 महीने। सर फिर मैंने जो पेपर 1 का पार्ट ए है उसके लिए मैंने क्लास के नोट्स का प्राइमरी सोर्स बनाया, फॉर द रेस्ट 3 पार्ट द सेम स्ट्रेटजी। जो क्लास नोट्स हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D करिए आप, और जो प्रैक्टिकल एग्जाम सर बेसिकली पॉइंट PSIR में स्कॉलर्स का। सर लास्ट ईयर इलेक्शन हुए थे दिल्ली में, तो सर मैंने एनालाइज किया दिल्ली इलेक्शन को फ्रॉम द लेंस ऑफ सुभाष पालसीकर, योगेंद्र यादव। सर उसमें क्या होता है कि आपको लिखना पड़ता है अकॉर्डिंग टू सुभाष पालसीकर दिस हैपेंड इन द दिल्ली इलेक्शन एंड द कास्ट क्वेश्चन डिक्लाइनिंग एंड द डेवलपमेंट क्वेश्चन इज इंक्रीजिंग। सर मैंने कुछ आर्टिकल्स पढ़े सतीश देशपांडे सर के, सुभाष पालसीकर सर के, योगेंद्र यादव सर के, और मैंने उनको नोट्स बनाए क्रिस फॉर्म में कि इनका मानना ये है, इनका आर्टिकल्स के मानना ये है, और आंसर में सर ये लिखना पड़ता है बेसिकली। फर्स्ट यू डू टेलिंग द टॉपिक्स विद द कॉन्सेप्ट थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ द PSIR, देन द करंट स्कॉलर्स व्हाट दे आर सेइंग, फिर आपका क्या मानना है। सर सेम फॉर्मेट नोट्स से 3-3 पेज के नोट्स से हर टॉपिक के ऊपर कि ये करना है, बस इसी को आप रिवाइज करना है, ये लिख के आना है। ठीक है। अब करंट अफेयर्स के लिए
अलग से एक बातचीत करना चाहता हूँ मैं, क्योंकि करंट अफेयर्स आपका तो हालांकि पूरा स्टाइल ही ऐसा है जिसमें करंट अफेयर्स आ जाता है, बट सिर्फ करंट अफेयर्स के लिए इस लिहाज से बताइएगा कि अब तो आप सेलेक्टेड हैं, जो लोग देख रहे हैं उनको लेकिन उतनी ही दुविधा है, उतना ही कन्फ्यूजन्स होते हैं उनको, तो करंट अफेयर्स के लिए वो क्या करें? सर मैं कहूँगा कि सर जो मेरा मानना यूपीएससी के दौरान है, यूपीएससी इज इंटरेस्टेड इन कंटेम्प्रेरी अफेयर, नॉट द करंट अफेयर। सर फॉर एग्जांपल ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर विजिटेड टोक्यो, दिस इज द करंट अफेयर कि प्राइम मिनिस्टर टोक्यो गए हैं। ठीक है। सर कंटेम्प्रेरी अफेयर इंडो पैसिफिक एंड क्वाड, यूपीएससी आज द कंटेम्प्रेरी अफेयर नॉट द करंट अफेयर। सर इसका क्वेश्चन पूछा है उन्होंने। चाइना यूएस राइवलरी, दिस इज द इशू ऑफ 1990s नॉट द प्रेजेंट। सर उनने भी पूछ लिया है बस, डेट मीन्स कंटेम्प्रेरी इशू है वो। सर जो इंडो पैसिफिक का कॉन्सेप्ट 2007 में आया था, जब शिंजो आबे जी इंडियन पार्लियामेंट में उन्होंने स्पीच दी थी कि डायनामिक कपलिंग ऑफ 2 सीज, सर इशू तब आया था ये, लेकिन सर पूछा 2021 में है। डेट मीन्स सर कंटेम्प्रेरी में ज़्यादा इंटरेस्टेड है यूपीएससी। सर मैं कहूँगा कि क्वेश्चन सर ऐसे फिक्स होते हैं, सपोज सर पॉवर्टी एंड हंगर हर साल क्वेश्चन आना है। सर इसमें 2 चीज़ें बदलेंगी बस, नया हंगर इंडेक्स आएगा, उसमें इंडिया की रैंकिंग कितनी है, कोई केस स्टडी न्यूज़ में है क्या। सर मेरे मेंस के टाइम पे केस स्टडी थी अरुणाचल प्रदेश की, अरुण पीडीएस, मैंने वो इंक्लूड की, और जीएचआई में इंडिया की क्या रैंकिंग है वो इंक्लूड करी, रेस्ट आंसर रिमेन्स द सेम। एनजीओ टॉपिक है, क्वेश्चन हर साल आना है, इसका क्वेश्चन आया एसएचजी पे आना है। अक्षय पात्र फाउंडेशन न्यूज़ में थी कोविड-19 के दौरान, कष्टकारी संगठन न्यूज़ में थी कोविड-19 के दौरान, 2 एग्जाम्पल ऐड किए, रेस्ट नोट्स रिमेन द सेम। तो सर अखबार से मैंने चेरी पिक किया है केस स्टडीज, अच्छी अच्छी लाइन, लास्ट ईयर प्राइम मिनिस्टर सेड एवरी चाइल्ड इन इंडिया नोस हु इज इंडियाज बेस्ट फ्रेंड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया रशिया रिलेशंस, ये लाइन ऐड कर ली अपने नोट्स में, रशिया नोट्स में। नया हंगर इंडेक्स आया, नया गवर्नेंस इंडेक्स आया, करप्शन इंडेक्स आया। सर लास्ट ईयर अकाउंटेबिलिटी यात्रा हुई थी राजस्थान में, तो गुड गवर्नेंस का पीडीएफ वो एवर नोट का नोटबुक था, उसमें एक लाइन कर ली अकाउंटेबिलिटी यात्रा राजस्थान, एग्जाम्पल ऑफ गुड गवर्नेंस। सर मैंने चेरी पिक किया एग्जाम्पल, कोई आईएएस ने नया काम किया है क्या, कोई नई केस स्टडी आई है, कोई नई रिपोर्ट आई है, अपने इसको स्प्रिंकल किया है नोट्स में कि अब इससे कॉन्टेक्स्ट बिल्ड होगा आंसर का। सर मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था ग्वालियर हाईकोर्ट जजमेंट का कि रेपिस्ट शुड मैरी है वुमेन हु हैज रेप्ड। सर इससे कॉन्टेक्स्ट बिल्ड होगा अपने आंसर का कि अगर क्वेश्चन आता है वुमेन जुडिशरी के बाद, तो दिस शोज हाउ द जुडिशरी इज इनसेंसिटिव टू वुमेन इशूज। सर मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल ऐड किया अपने नोट्स में, और सर बाकी मैंने कोई मंथली मैगजीन नहीं पढ़ी है आज तक, सिर्फ मैंने फॉलो किया है डेली एंड डेली द हिंदू। ओके, मैंने इसको नोट्स बनाया प्रॉपरली, एवर नोट के अंदर कट कॉपी पेस्ट किया है। ठीक है, बहुत क्लैरिटी है आपकी तैयारी में। तो मेरे ख्याल से तो इतनी बातें जो हम लोगों ने की हैं, इसमें बहुत कुछ क्लैरिटी नए स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट्स को भी बन गई होगी। और आपको अगर कोई बात ऐसी हो जो छूट रही हो तो आप कर सकते हैं। सर मैं 2-3 बातें करना चाहूँगा इस माध्यम से। सर पहला तो ये है कि कुछ लोगों का मानना है कि छोटे शहरों से आते हैं, छोटे स्कूल से, छोटे कॉलेज से आते हैं, तो एग्ज़ाम पास नहीं हो सकता है। ये मेरा भी बहुत ज़्यादा मानना था 5 महीने पहले, जब तक मीन्स का रिजल्ट नहीं आया था। सर मेरा ये मानना है कि अगर मैं छोटे से कस्बे से आके, छोटे से डिस्ट्रिक्ट से आके कर सकता हूँ, छोटे से स्कूल से पढ़े कर सकता हूँ, तो आप लोग कर सकते हैं। एक कम उम्र में 21-22 साल की उम्र में कर सकते हैं, डेफिनेटली डूएबल है, सब लोग कर रहे हैं। और सर सेकेंडली मैं कहूँगा कि आप प्लीज़ 3 चीज़ों को अपना बाइबल बनाइए, सिलेबस, पीवाईक्यू और नोट्स मेकिंग को। उसके बाद कुछ नहीं आएगा, उसको सर ट्रस्ट कीजिए, क्योंकि सर ट्रस्ट इज़ द पब्लिक गुड। मेरा ये मानना, यूपीएससी क्वेश्चन भी है ये। और सर थर्डली इज़ द हेल्थ को आप पहले से इग्नोर मत करें, क्योंकि हेल्थ से क्या होता है वो मैं जानता हूँ, मैं वो लाइव एग्जांपल हूँ उस चीज़ का। क्योंकि सर मैं तैयारी दौरान हेल्थ को काफ़ी नेगलेक्ट कर दिया था, फिजिकल हेल्थ पर ध्यान ना देना, तो सर प्लीज़ उसका आप ध्यान दें। सर लास्ट लाइन इधर, रीड लेस, थिंक मोर एंड रिवाइज मोर, दिस इज़ द ओनली मंत्रा, क्योंकि आपको बहुत कम पढ़ना है, यानी आपको एनालाइज करना है। मैंने आपका एग्जांपल दिया, मेरा ईवन महिलाओं का सम्मान, वो ऑटो पे लिखा हुआ है दिल्ली में, तो पिक द पॉइंट कि ऑटो पे लिखा हुआ है, तो इसका एग्जांपल कैसे है GS4 में ये। सर मेट्रो में सीट रिजर्व है वुमेन के लिए, तो ये कैसे एग्जांपल है वुमेन एम्पावरमेंट का GS4 के लिए। तो आपको अपनी आइस एंड ईयर्स ओपन रखना है हमेशा, एंड इट्स हाईली डूएबल, एंड बेस्ट विशेस आप फर्स्ट फ्लाइंग क्लास के साथ आएंगे एग्जाम में, एंग्लिश भाषा को सर्व करेंगे। तो चलिए, इस पूरी बातचीत से ज़रूर आपको फ़ायदा होगा, आपकी तैयारी को एक नई दिशा मिलेगी, एक नया डायरेक्शन मिलेगा, और इस पूरी स्ट्रेटजी को आप ठीक से समझिएगा, क्योंकि ये बिल्कुल वैसी स्ट्रेटजी है जिससे एग्जामिनेशन ज़रूर निकलेगा। सिलेबस को पकड़िए, पीवाईक्यूज़ को पकड़िए, और नोट्स बनाइए, ठीक है, और आर्टिकल्स पढ़िए, तो इससे चीज़ें बनेंगी। 21 साल जो हम कह रहे हैं, इसमें एक बात मैं क्लियर कर दूं कि 21 साल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है फॉर्म भरने का,
कि 21 साल होना चाहिए। इसका मतलब है कि इस पूरे प्रोसेस में होते होते इंसान 22 साल का हो जाता है। तो इस पर कहीं ये ना लगे कि 21 साल में 20 ही साल में भर दिए थे क्या फॉर्म, ऐसा नहीं होता। तो फिलहाल बहुत शुक्रिया मृदुल, आपसे इतनी अच्छी बातचीत हुई और इतने नए तरीके से आपने चीज़ों को दिखाया। बच्चों को ज़रूर उससे फ़ायदा मिलेगा और आपने इतना वक्त दिया, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर। लास्ट टाइम मैं कहूँगा एस्पिरेंट्स से, सर आई एम 24/7 एक्सेसिबल टू एस्पिरेंट्स। आप जब चाहें कोई क्वेरी हो, स्पेशली जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम ऑन माई टेलीग्राम चैनल मृदुल शिवरिया 8247। और सर मेरी लिंक डली, आप मुझे कॉल कर सकते, डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। अच्छा सर बिकॉज मुझे पता है कि मेरी तैयारी दोनों में, ये बहुत बड़ा कमिटमेंट है। यस सर, मैं वहाँ अवेलेबल हूँ, मैं वहाँ। ठीक सर क्योंकि सर मेरा ये मानना है कि मेरा सिलेक्शन जो हुआ है सिर्फ मेरा नहीं हुआ है, मेरे पीछे काफ़ी लोग थे जिन्होंने मुझे हेल्प करी है। नाउ इट इज़ माई चांस, माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हेल्प द एस्पिरेंट्स। और अगर मैं कर सकता हूँ तो डेफिनेटली मैं करना चाहूँगा। बहुत बढ़िया। तो समझ गए आप कैसे कांटेक्ट करना है मृदुल के साथ। तो फिलहाल आप सबका भी बहुत शुक्रिया। इस एपिसोड में इतना ही रखते हैं, अगले एपिसोड में फिर से मुलाकात होगी किसी नए टॉपर के साथ। नमस्कार। हेलो दोस्तों, मैं अमित। अपनी यूपीएससी की जो मैंने जर्नी स्टार्ट की हुई है, अमित अपनी यूपी से ज़्यादा थैंकफुल हूँ स्टडी आईक्यू प्लेटफॉर्म का। इन्होंने उस इंडिया के हर बच्चे को एक इस तरीके का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है जो शायद हम लोग बैठकर अपने गाँव में, शहरों में ऐसी उम्मीद नहीं कर रहे थे, और इतने अफोर्डेबल प्राइस में। स्टडी आईक्यू का नाम एजुकेशन के फील्ड में बहुत ही ज़बरदस्त है, वेल नोन ब्रांड है। इनके स्टडी मटेरियल हो या इनका जो एक्सप्लेन करने का जो तरीका है फैकल्टीज़ का, स्पेशली अमित सर, शशांक त्यागी सर एंड बाकी सारे फैकल्टीज़, दे आर द वेरी गुड, वेरी नाइस। कॉन्सेप्ट को इस तरह से क्लियर करते हैं कि आपको फिर लाइफ टाइम आप उसे भूल नहीं पाएंगे। और इस प्लेटफॉर्म का जो सबसे बेहतरीन जो पार्ट है वो है 1-to-1 मेंटरशिप। यूपीएससी की जर्नी में आपको क्या नहीं करना है ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है, और ये 1-to-1 मेंटरशिप जो प्रोग्राम चल रहा है स्टडी आईक्यू प्लेटफॉर्म के द्वारा, इट इज़ द बेस्ट पोर्शन ऑफ दिस पैकेज। इसमें अनिल स्वरूप सर, जो इंडिया के जाने माने ब्यूरोक्रेट हैं, वो हम लोगों की समस्याओं का एकदम क्विक रिजॉल्यूशन देते हैं, जिससे कि आपको इधर उधर भटकने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। चाहे आप सर से अपना पर्सनल प्रॉब्लम हो या एकेडमिक्स प्रॉब्लम हो, आपका ऑप्शनल चूज़ करने का प्रॉब्लम हो, आपका स्टडी में कंसंट्रेशन नहीं हो रहा हो, किसी भी टाइप का जो भी आपकी इश्यूज़ होते हैं, वो अनिल स्वरूप सर और बाकी हमारे मेंटर लोग बहुत ही खूबसूरती के साथ उसे रिजॉल्व कर दे रहे हैं। थैंक यू स्टडी आईक्यू, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। थैंक यू वेरी मच। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।